नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट वार्तालाप स्टूडियोज़ पे, जहाँ पर हम अपने एक सीरीज़ जहाँ पर सच्ची कहानियों और जो रिश्तों की जो सच्चाई हैं और जो उलझनें हैं, उनका बारे में हम लोग आपको बताते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी महिला हैं, जिन्होंने अपनी कम उम्र के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं, उनको फेस करने को मिली हैं। उनका जीवन बहुत दर्दनाक रहा। शादी के बाद जो उनको एक्सपीरियंस करने को मिला वो बहुत मतलब पति शराबी थे और जीवन बहुत दर्दनाक रहा। उसके बाद कैसे कैसे उन्होंने अपने आप को जीवन को सुधारने की कोशिश करी, उसके बाद जैसे लाइफ ट्रैक पे आती है, उसके बाद फिर उनको धोखा मिला और उनको बहुत ज़्यादा यातनाएँ सहने को मिली हैं। उनकी जान पर भी बनाई थी। आज हमारे साथ हैं पल्लवी जी। पल्लवी जी, आपका स्वागत है। जी, नमस्कार सर। पल्लवी जी, आप ऑडियंस को अपने बारे में बताइए। जी सर, मैं गुड़गाँव से प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। मुझे गुड़गाँव में अराउंड 14 टू 15 इयर्स हो गए हैं। मैं बिलॉन्ग करती हूँ चंडीगढ़ से, मेरी फैमिली चंडीगढ़ में है, बट अभी नाउ-डेज़ कनाडा में सेटल्ड है मेरी फैमिली। तो मेरी लाइफ में बहुत सारे उतार-चढ़ाव होते हैं, हर एक इंसान की लाइफ में शायद होता है ना? कि अच्छी लाइफ भी आती है और बुरी, जैसे एक होता है दौर चलता है, अच्छा और बुरा, तो वो मैंने बहुत बहुत कुछ देख लिया है। मेरी एज के अकॉर्डिंग मैंने इतने दुःख देख चुकी हूँ कि शायद जो मेरे साथ अभी ट्रेजेडी हुई है, ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी कि शायद कोई और औरत होती, तो वो आज ऐसे बैठ के बात नहीं कर रही होती, बट आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। तो मैंने अपने आप को इतना मोटिवेट किया उस टाइम पे कि नहीं, मेरे बच्चों का मेरे अलावा कोई नहीं है। मुझे खड़े होना है, मुझे लड़ना है, क्योंकि गलत मैं नहीं थी, गलत किया गया था। और वो गलत मैंने इसलिए सहन किया क्योंकि मुझे एक अंधा विश्वास मार गया था। चीज़ों की शुरुआत कैसे होती है जी, इनिशियली? शुरुआत यहाँ से होती है, मेरी शादी होती है, जैसे कि हर एक लड़की होती है आफ्टर एजुकेशन, अच्छे घर में शादी की जाती है। अच्छी अरेंज मैरिज। हाँ जी, अरेंज मैरिज की जाती है। तो मैरिज के बाद हर एक लड़की का एक सपना होता है। मैरिज से पहले भी जो चीज़ें सोची जाती हैं कि हमारा हमसफ़र ऐसा होगा, हमें केयरिंग पर्सन मिलेगा। क्योंकि पत्नी होती है, जो पत्नी ज़्यादा कुछ ना चाह के सिर्फ़ ये चाहती है कि उसका हस्बैंड सिर्फ़ उसकी केयर करे, उसको रिस्पेक्ट दे। जो एक लेडी को, एक जेंट्स को भी इवन बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ों की हमेशा मेरी लाइफ़ में कमी रही है। तो पहले तो धोखे से शादी की जाती है कि हमारा बेटा बिल्कुल ड्रिंक, ड्रग्स कुछ नहीं लेता। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी जो फैमिलीज़ होती हैं ना, इंडियन फैमिलीज़, कई बार रिलेटिव्स में शादी हो जाती है कि जान-पहचान के बंदे हैं, तो कुछ भी ऐसा गड़बड़ नहीं मिल सकती। और स्पेशली जिसकी 4 बहनें हैं घर में, इकलौता बेटा है जिनका, तो आप सोच भी नहीं सकते शायद कि हाँ, ऐसा कुछ आपकी लाइफ़ में आगे होने वाला है, कि सब कुछ अच्छा ही चलेगा। जिनके घर में एक बहू जानी है, वो एक बेटी के जैसे ही रखेंगे, बट वो सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं आगे के टाइम में जाके। तो वही मेरे साथ हुआ कि पहले वो चीज़ें कि बोली गई कि लड़का ड्रिंक नहीं करता, कुछ नहीं करता। आफ्टर मैरिज 6 मंथ के बाद वो चीज़ें थोड़ी-थोड़ी निकल के बाहर आने लगी। ड्रग्स लेना, ड्रिंक करना, घर ना आना, तो वो चीज़ें मैं झेलती रही कुछ टाइम तक कि हो जाएँगे। हमारे इंडियन फैमिलीज़ में नेचुरल है, ये बात बोली जाती है, हमारे पेरेंट्स जो बोलते हैं। जिसकी वजह से मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पे, जिसकी वजह से आज 80% महिलाएँ ऐसी हैं जो बोल नहीं पाती, जो टॉर्चर आज भी कमरों के अंदर झेल रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स की तरफ से ये बोला जाता है, बेटा कोई बात नहीं, सुधर जाएगा। आपको घर नहीं तोड़ना है, आप डाइवोर्स नहीं ले सकती हो, हमारा समाज हमें क्या बोलेगा? बट जब एक बच्चे की लाइफ बर्बाद हो रही है, समाज ज़रूरी है या आपका बच्चा ज़रूरी है? आपका बच्चा ज़रूरी होना चाहिए बच्चा शायद, ज़रूरी। क्योंकि हमें समाज खाने को नहीं दे रहा। आपको समाज ये नहीं पूछेगा कि आपने रोटी खाई या आपके बच्चों ने रोटी खाई है या आप कैसे हो? आपको नहीं पूछेगा। तो इसलिए मैं उन पेरेंट्स को भी यही बोलना चाहूँगी, अगर आपका बच्चा सफ़र कर रहा है, अगर उसकी मैरिड लाइफ़ अच्छी नहीं जा रही, तो प्लीज़ सपोर्ट करो उसको। उसको वहीं पे उसको ऐसा स्टैंड लो कि वो अपनी लाइफ़ आगे ख़राब ना होने दे। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि पेरेंट्स ने समझाया कि बेटा हो जाएगा ठीक। फिर जैसे मेरे को एक बड़ा बेटा हुआ, मेरे पास आज 2 बेटे हैं भगवान की दया से, तो फिर यही बोला जाता था कि बेटा सुधर जाएगा। उनके पेरेंट्स को कंप्लेंट करती थी कि ये गाली-गलौज करते हैं, मेरी फैमिली में ऐसा नहीं चलता है, मेरी फैमिली में कोई भी ड्रिंक ड्रग्स नहीं लेता है, मैंने ये चीज़ें नहीं देखी हैं कभी, मैं बहुत अच्छी फैमिली से रही हूँ। तो आप इसको मना क्यों नहीं करते हो कि ये चीज़ें नहीं करनी है? तो कुछ टाइम तो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया चीज़ों का,
क्योंकि उन लोगों को तो ऑलरेडी पता था उनका बच्चा निकम्मा है। तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि जब आपको पता था आपने इनकी मैरिज क्यों की? किसी की बच्ची की लाइफ़ बर्बाद कर दी गई आप यहाँ पे। क्या वो जॉब वगैरह कुछ करते थे? जी, वो गुड़गाँव में मारुति प्लांट में एम्प्लॉय हैं, अच्छी खासी सैलरी है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह से, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है उनका भी। ऑब्वियस सी बात है, मैं फैमिली अच्छी फैमिली से थी तो पेरेंट्स अच्छी फैमिली में ही मैरिज करेंगे, जो कि या हर एक पिता का फ़र्ज़ होता है जो। उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा किया था, जितना एक पिता से होता है, हमेशा एक पिता, कोई भी फादर है, वो अपनी बेटी की शादी अपने हिम्मत से ज़्यादा करते हैं, कि नहीं मेरी बेटी के पास कमी नहीं होनी चाहिए। वेरी ट्रू। बट उनको नहीं पता होता कि आगे जाके उसकी लाइफ के साथ क्या होना है, क्या खिलवाड़ होना है। तो वहाँ पे भी जब मैं परेशान थी, मैं उनकी मार-पीट झेलती थी, तो यहाँ पे आफ्टर मैरिज वो मुझे गुड़गाँव में ले आए थे। तो गुड़गाँव में जो मेरे नेबर्स थे इवन वो भी मेरा टॉर्चर देखते थे। आए दिन मुझे मार-पीट की जाती थी, घर ना आना अगर देखो कोई भी पत्नी है, वो ये तो पूछेगी आप कहाँ थे 2 दिन तक? आप 3 दिन तक कहाँ थे? फ़ोन बंद था। सच। एक औरत अगर ऐसे रहेगी क्या कोई भी पति उसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। बट एक पत्नी 10-10 बार उसकी गलतियाँ माफ़ कर रही है बार-बार उसकी इतनी गलतियों के बाद भी उसको बोल रही है कोई बात नहीं, मैं हूँ आपके साथ। आप ठीक हो जाओ बट आप ये नशे छोड़ दो। सच। बट उन्होंने नहीं कभी सुना ना समझा, बच्चे हो गए, सेकंड बेटा भी हो गया, वो चीज़ें बढ़ती ही चली गई मेरी लाइफ़ में। वो इतनी हद तक बढ़ गई कि उनका जो मारना-पीटना और जो गाली-गलौच वो पब्लिक पे भी आ गया। मतलब बाहर पब्लिक नहीं देखनी उन्होंने कि कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है। क्योंकि एक जो नशेड़ी आदमी होता है, उसको नहीं पता होता कि बाहर क्या है, मेरे को दुनिया देख रही है या समाज देख रहा है। तो एक औरत को इतना जब टॉर्चर देखने को मिलता है ना कि ये तो यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी। जबकि मैं अपना अच्छा खासा कमा रही हूँ अपने मतलब वेल सेटल्ड मतलब वेल एजुकेटेड होने के बाद भी कई बार एक बार ये फील होता है ना कि मैं इतना टॉर्चर क्यों झेल रही हूँ जब मैं खुद का कमा के बच्चे पाल सकती हूँ। तो ये चीज़ मैं ही क्यों झेल रही हूँ आज। तो मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ क्योंकि वो चीज़ें आफ्टर मैरिज इतनी हुई ना कि वो मुझे कई बार तोड़ती थी बट मैं स्ट्रॉन्ग क्यों हो गई मेरे बच्चों की वजह से। जो आपके सास-ससुर थे, जी। कभी उन्होंने इस बात के लिए इंटरवीन नहीं किया? नहीं उन्होंने शुरू-शुरू में तो किया कि नहीं ऐसे नहीं होता घर खराब हो जाएगा ये वो। बट जैसे-जैसे टाइम बीतता गया तो उन्होंने भी उल्टा मुझे ही ब्लेम करने शुरू कर दिए कि क्या हो गया नशे ही तो करता है। आप ये सोचिए कोई पेरेंट्स ये बोल रहा है अपने बच्चे के सामने कि नशे ही तो करता है, क्या हो गया दुनिया करती है। क्या कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को ऐसे प्रोत्साहन करेगा उस चीज़ के लिए? वो अच्छी चीज़ है। वो रोकेंगे उनके कि आपकी फैमिली खराब हो रही है, अपने बच्चे देखो, अपने फैमिलीज़ देखो, इवन उनकी सिस्टर्स भी। मैंने बहुत कोशिश की कि घर बच जाए, बर्बाद नहीं हो क्योंकि कोई भी पत्नी नहीं चाहती कि उसका घर टूटे क्योंकि आसान नहीं होता है बच्चों के साथ लाइफ सफ़र करना आगे। क्या उनकी बहनें उनसे बड़ी थी या छोटी थी? उनसे बड़ी हैं सारी, ये सबसे छोटे थे फैमिली में। बट एक होता है एक मेंटली सपोर्ट मिलना ना बहुत ज़रूरी होता है इंसान को, वो नहीं मिला मुझे कभी भी। मुझे तोड़ा गया, हर तरफ से तोड़ा गया कि एक अगर वो उनकी सिस्टर्स उनको समझाती भी ना, वो इंसान किसी की नहीं सुनता था, कभी भी। इवन मैंने उनकी कंपनी में भी जा के बहुत बार मीटिंग्स की एचआर में कि सर प्लीज़ मेरा घर बर्बाद हो रहा है, ये नहीं देखते हैं अपने बच्चे कहाँ हूँ मैं या मेरे बच्चे कहाँ हैं, आप प्लीज़ समझाइए। वहाँ पे मीटिंग्स होती थी, इवन किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का ये मतलब एक होता है ना एक हमारा पर्सनल मैटर था ये, फैमिली मैटर। बट वो इतना सपोर्ट करते थे, मैं थैंक्स करूँगी एचआर टीम को उनको। उन्होंने हमेशा मतलब मेरा सपोर्ट किया कि बेटा इतनी अच्छी फैमिली है क्यों ख़राब कर रहे हो? हमेशा मतलब माफ़ी माँग ले ली वहाँ पे भी कि नहीं सर आज के बाद नहीं होगा। ये चीज़ें 10 साल तक चली है मेरी लाइफ़ में। काफ़ी लंबा पीरियड है। मैं मतलब बच्चों के साथ छोटे-छोटे बच्चे लेके रातों को उनको ढूँढना 11-11, 12-12 बजे, उनके फ्रेंड्स को कॉल करना इवन कि भैया यहाँ आए हैं क्या? यहाँ आए हैं मतलब मैंने उनके फ्रेंड्स को भी इतना परेशान किया है शायद उस टाइम पे, वो बोलते थे भाभी क्यों परेशान हो रहे हो? इस बंदे के लिए क्यों परेशान हो रहे हो? आप अपने बच्चे सँभालो वो नहीं सुधरेगा। आप क्या सोच रहे हो अभी भी? आप मत पीछे भागो उसके वो खुद आ जाएगा जहाँ भी है, आप आराम से बैठो घर पे। बट एक होता है ना पत्नी कि नहीं मेरा मन नहीं मानता था कि नहीं आए पता नहीं यार ठीक भी हैं कि नहीं है। तो मैं स्कूटी ड्राइव करके छोटे वाले बच्चे को पैरों में बिठाती थी आगे,
पीछे बेटे को बिठा के टाइम नहीं देखती थी, रात को 11 बजे हैं, 12 बजे हैं, क्या टाइम हुआ है, मैं जाती थी उनको ढूंढने। वो ऐसी ऐसी जगह पे होते थे, पीजी होते हैं जो लड़कों के। अब बताइए, मैरिड मैन का मतलब बनता है कोई एक टॉली बनाई हुई है जुआ वाली, कि आप वहाँ पे बैठे हुए हो, जिसके 2 बच्चे हैं, घर पे बीवी वेट कर रही है और वहाँ वहाँ बैठा है। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मैंने माफ़ की हैं। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था उनका? हाँ जी, एक के साथ नहीं है, वो अभी भी जिसके साथ है, मतलब बहुत ऐसी चीज़ें माफ़ की हैं मैंने। एक के साथ हो तो मैं अनाउंस भी करूँगी हाँ भई, बट एक पत्नी होती है, वो हज़ार गलतियाँ भी माफ़ करती है पति की, बट पति एक नहीं करेगा, वो कोई भी पति हो। मैंने हमेशा माफ़ किया कि कोई बात नहीं, है तो मेरा पति ना, हो जाएँगे ठीक, हो जाएँगे। बट एट द एंड कि एक दिन ऐसा आता है ना फिर आपकी लाइफ़ में, जब आपको फ़ील होता है कि मुझे भी ऐसा पर्सन चाहिए ना, क्योंकि मेरे पास कहाँ कमी है? मैं अपना पैसा कमा रही हूँ, मैं बच्चे पाल रही हूँ, मैं आप घर की दोन रोटियाँ भी बना रही आप हूँ। दोनों वर्किंग थे? जी, मेरा खुद का बिज़नेस सेटअप था, सैलून था मेरा, प्रोफ़ेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेरा स्टाफ़ था आगे मेरे पास। तो वही चीज़ थी माइंड में कि मैं ये चीज़ें क्यों झेल रही हूँ? क्योंकि जैसे-जैसे मुझे नेबर्स भी बोलते थे, "बेटा इतना पढ़ लिख के, खुद का कमा रही हो, क्या सोच के? इसकी गाली-गलौज सहन करने के लिए, इसकी मार सहन करने के लिए।" इवन मैं नेबर से अंदर पिट रही हूँ मैं, मेरे निशान हैं फ़ेस पे। अब चाहे हम कितना ही झूठ बोलें, बाहर निकल के मैं झूठ बोलती थी अपने नेबर से, "नहीं, मैं आज गिर गई थी, मैं स्टेयर से गिर गई, मैं स्लिप हो गई।" बट वो लोग पागल नहीं है ना, जिनको समझ नहीं आती। वो समझ जाते थे कि हाँ, आज फिर इसने बहुत मारा है। मैंने कभी उनकी बुराई नहीं की थी बाहर जाके। पता सबको था, क्योंकि गाली-गलौज इतने तो नहीं है ना, आपको पता है गुड़गाँव में आमने-सामने घर होते हैं, सबको सुनता है, सबने देखा भी है। सब रोकते थे कि क्यों जा रही है रात को उसको ढूँढने, आ जाएगा, नहीं, बट नहीं मन मानता था। बहुत मौके दिए, बहुत लाइफ़ को, बट अभी एक टाइम ऐसा आता है ना लाइफ़ में, फिर मन करता है नहीं यार, अब मूव ऑन कर जा लाइफ़। अब नहीं, या तो इनको सुधारना है या फिर निकल जाओ इस लाइफ़ से। क्योंकि मेरी फैमिलीज़ ने भी बहुत कोशिश की, एफआईआर हुई, बहुत बार हुई, हमेशा माफ़ी माँग लेनी वहाँ पे आके, नाक रगड़ लेनी, नहीं आज के बाद नहीं होगा ऐसा कुछ। तो फिर ट्रस्ट करके बैठ जाना उसी इसमें कि ठीक है, कोई बात नहीं, है तो फादर ना बच्चों का जैसा भी है। एक टाइम फिर ऐसा आया ना कि मैं मतलब ख़त्म हो गई थी बिल्कुल, कि नहीं मेरी तो सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं बची कोई, मैं क्या हूँ? मैं क्या आगे मेरे बच्चों को क्या सिखा रही हूँ? क्योंकि एक लेडी होती है ना, जब तक उस पे बात होती है वो झेल जाती है। जब बच्चों पे बात आती है ना, चाहे वो पति ही क्यों ना हो, चाहे वो बाप ही क्यों ना हो, एक माँ नहीं झेलेगी। तो जब बात मेरे बच्चों पे पहुँची ना कि अब मेरे बच्चे भी टॉर्चर झेल रहे हैं, उनको पूछा ही नहीं जा रहा कि बेटा आपको क्या मतलब आप कमा रहे हो, अच्छा खासा कमा रहे हो, बट आप अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे रहे, तो आप ऐसे पैसे का क्या करोगे? चाहे आप कितना ही कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो आप? बाहर उड़ाने के लिए, ऐशो-ऐशी के लिए? तो मैं तो यही बोलूँगी ना उस चीज़ को। तो मैंने समझाया, पेरेंट्स ने भी समझाया कि बेटा ऐसे नहीं होता, अपनी फैमिली देखो, आप अब छोटे बच्चे नहीं रह गए। बट वो कभी किसी की नहीं सुनी उन्होंने, उन्होंने अपनी ही चलाई है। फिर उस टाइम पे मैंने मूव ऑन करने की सोची, जैसे ही मैं मतलब पहले गुड़गाँव में अपना घर था, वो हस्बैंड ने सेल कर दिया, नशे के चलते ही। आपका जो फ्लैट था? जी, घर था मेरा खुद का। ओके। तो इवन मुझे बोला जाता है 2018 में कि उन्होंने किसी कंपनी के अपने फ्रेंड को ना, जैसे आजकल गारंटर बन जाते हैं लोन लेने के लिए, तो कोई पर्सन एक था, वो पैसे देते थे चेक रख के और गारंटर साथ में ले जाके, तो ये बोले मैं गारंटर बना था और वो बंदा भाग गया कंपनी से, उसका बहुत सारा पैसा है और वो मुझे देना पड़ेगा, मैं तो सुसाइड कर रहा हूँ, ये मेरे हस्बैंड की वर्डिंग है। तो आप ये सोचोगे कि एक पत्नी तो ये चाहेगी ना उसके हस्बैंड को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी दाँव पे लग जाए। मैंने बोला आप ऐसी-ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो? बात करते हैं घर पे, सॉल्यूशन निकल जाता है हर चीज़ का। हम पेरेंट्स से बात करते हैं। मैं पापा से बात करती हूँ, आप अपने पापा से बात करिए, मैं बात कर लेती हूँ, आप नहीं कर रहे हो तो। बोले नहीं-नहीं, एक्चुअली क्या है मेरे पापा ने बहुत सारा गोल्ड चढ़ाया था मुझे शादी के टाइम। बाद में भी कोई भी छोटे-छोटे फंक्शन होते हैं, आपको पता है हमारे इंडियन फैमिली में ना कोई भी त्योहार होता है, लड़कियों को दिया जाता है। तो बोले कि ऐसे करो अपना गोल्ड दे दो मुझे सारा और मैं ना मुथूट में रख के लोन लेता हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है और मैं उसके पैसे उतार देता हूँ।
मैंने बिना कुछ सोचे समझे, मैंने अपने पेरेंट्स से बात नहीं की कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हस्बैंड वाइफ में ही रहनी चाहिए, रिलेशनशिप ख़राब ना हो। तो मैंने नहीं बताई, मैंने उसी टाइम पे अपना सारा गोल्ड जो मैं लेके बैठी थी वहाँ पे, मेरा सिर्फ़ नेकलेस था जो इनकी मदर के पास है, आज तक भी है उनके पास ही। उनका नेकलेस उनके चढ़ाया हुआ और मेरा। बाकी जितना भी गोल्ड था, बहुत सारा गोल्ड था, वो उनको उसी टाइम दे दिया कि ये लो, आपकी जान प्यारी है मुझे, गोल्ड तो बन जाएगा, लाइफ रही तो बन जाएगा, गोल्ड ज़रूरी नहीं है। वो जाते हैं, मुथूट में रखते हैं, 5-6 महीने इंटरेस्ट पे किया, तो उसके बाद बंद कर दिया। चलो मैंने 1 डेढ़ साल पे किया, खुद से पे किया, करती रही कि मेरा गोल्ड है, चलो मुझे तो करना ही है, कि ये नहीं कर रहे हैं। फिर मुझे कॉल तो इनको आती थी मुथूट वालों, मैंने फिर गुस्से में ना 4-5 महीने मैंने बंद कर दिया कि खुद ही निकलवाएँगे वहाँ से, कॉल जाएगी तो। क्योंकि कितना टाइम मैं पे करती रहूँगी। तो इनके पास कॉल आती होगी, ऑब्वियस सी बात है, जब नंबर रजिस्टर्ड होता है जो उस पे कि ऑक्शन में जा रहा है आपका गोल्ड, तो वो मुझे नहीं बताया गया और वो मेरा सारा गोल्ड ऑक्शन में चला गया। फैमिली को तब बताती हूँ मैं जब मेरे हाथ से सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि एक पत्नी का फ़र्ज़ निभाया ना मैंने यहाँ तक भी। आपने निभाया, जितनी हो सकती थी उतनी। मैंने हर चीज़ में साथ दिया कि नहीं, आपको कुछ नहीं होना चाहिए, बट उस इंसान ने मुझे कभी समझा ही नहीं। किसने मेरे लिए 1 सेकंड से पहले सोचा तक नहीं, सब कुछ कर दिया। घर सेल कर दिया फिर उन्होंने, प्लॉट लिया, प्लॉट सेल कर दिया कि प्लॉट सेल किया जब मैंने केस डाला। फिर जब हम वो घर सेल करके अनदर स्ट्रीट मतलब गली में शिफ्ट हुए ना, वहाँ पे भी यही सब चीज़ें चल रही थी। हमारे नेबर्स देखते थे सब कि टॉर्चर झेल रही है। वहाँ पे जो हमारे नेबर्स थे उनका बेटा एडवोकेट था। तो उनकी मदर से जैसे-जैसे बातें होती थी, एक होता है इस नेबर्स दौरान के। आप सेपरेट हो चुके थे? नहीं, मैं सेपरेट नहीं हुई थी, मैं साथ में ही थी। ठीक। हाँ जी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा क्यों टॉर्चर झेल रही है, ऐसे-ऐसे करके केस डाल इस पे, अपने आप करेगा डर के मारे। तो एक वो क्लिक होता है कि हाँ, हो सकता है इस चीज़ से ये सुधर जाए। क्योंकि कानून पे कई बार हमें भरोसा करना भी पड़ता है ना कि अगर ये चीज़ बनी है तो हमारे अच्छे के लिए बनी है। तो वही मैंने किया। मैंने उनका बेटा जो लॉयर है उससे बात करी। तो एक, क्योंकि मैं इतना उस टाइम टूटी हुई थी ना, कहते हैं ना कि टूटी हुई औरत का ना फ़ायदा उठाने के लिए दुनिया बैठी होती है। क्योंकि उनको सब पता लग चुका था मेरी लाइफ़ की स्टोरी कि कितना कुछ झेल चुकी है ये और कुछ बोलती नहीं है। तो धीरे-धीरे ना हमारी फ्रेंडशिप बढ़ गई उनसे। तो फ्रेंडशिप जैसे-जैसे बढ़ी उन्होंने मुझे बोला कि अब वो मूव ऑन लोकल करो। थे वहाँ के? जी, लोकल, अच्छा, गुड़गाँव गुड़गाँव के से ही लोकल। हैं वो। हाँ अच्छा। जी। तो उन्होंने मुझे बोला, पहले हमने डीवी का केस डाला, वो चल रहा था, तो मुझे ये था कि हो सकता है अब ये सुधर जाएँगे कि केस डाल दिया है, मुझे अब दिक्कत हो जाएगी। बट कहते हैं ना जो इंसान सुधरना होता तो वो बहुत पहले, बच्चों से पहले सुधर जाते। बच्चे हो गए 2 इतने फूल से बच्चे हैं जिसके, बच्चों की कदर नहीं हुई तो वो क्या ही सुधरेगा। वही चीज़ हुई यहाँ पे भी, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। उसी दौरान फिर उन्होंने बोला कि हाँ, आप अब इससे सेपरेट हो जाओ, हम डाइवोर्स का डाल देते हैं। डाइवोर्स आपका भी हो जाएगा उधर से और फिर हम मैरिज कर लेंगे। अब मेरा तो ब्लाइंड ट्रस्ट इतना बढ़ चुका था उस तरफ, क्योंकि उस बंदे ने उन 3 साल में मुझे वो केयर, वो कहते हैं ना एक फ्यूचर प्लान दिखा दिया था ऐसा, बच्चों को भी इवन, कि जो मुझे 10 साल में मेरे हस्बैंड ने नहीं दिखाया था। तो कोई भी लेडी है ना, तो उसमें वहाँ आके एक ब्लाइंड ट्रस्ट करेगी कि जब ये इंसान मेरे लिए इतना मरता है, इतना सोच रहा है, तो आगे भी मेरी लाइफ अच्छी जाएगी। तो वही चीज़ें चल रही थी नॉर्मल। बोले कि फिर सडन क्या होता है, सेपरेट मुझे करा दिया जाता है। मैंने मना किया कि डाइवोर्स का मुझे नहीं डालना है, फैमिली मना कर रही है। बोले नहीं, डाइवोर्स का तो डालना पड़ेगा ना, फिर ऐसे कैसे आगे की फ्यूचर कैसे प्लान करेंगे। वहाँ पे पेरेंट्स के साथ भी मतलब बहुत कलेश, तब से कलेश शुरू हुए मेरे फैमिली के साथ कि बेटा नहीं, कोई भी इंसान बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करता है सेकंड पर्सन बहुत जल्दी से, ये कैसे कर सकता है। अच्छा, जो आपकी फैमिली थी उन्होंने समझाने की कोशिश की। जी। बट एक होता है ना कि नहीं, ये इंसान तो ऐसा है, यहाँ पे मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी अगर यही नहीं हुआ लाइफ में, तो क्योंकि एक प्यार की जो हद होती है ना सर, वो हद से भी बढ़कर मतलब वहां तक मैं गिर गई ना, मैं अपने आप को कहूंगी मैं गिर गई वहां पे कि सोचा ही नहीं कुछ कि फैमिली सही कह रही है, या फ्रेंड सर्कल भी समझाते थे कि नहीं ये सही नहीं है, ये चीट करेगा एक ना एक दिन, ऐसा नहीं हो सकता कि ये ऐसे करेगा। बट नहीं, माइंड में नहीं आती थी ये चीज़ें।
तो उन्होंने सेपरेट करा दिया, अलग रहने लगे, वो लिव इन में आ गए। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहूँगा जी, इससे पहले, क्या वो जो लड़का है जो लोकल था गुड़गाँव का, जी। उनकी फैमिली वालों को पता था इस बारे में? फैमिली वालों को ये पता था कि मैं उनकी क्लाइंट हूँ। ओके, उसके बाद कुछ चीज़ें सामने आई थी उनके, बट उनको ये था कि क्लोज़ फ्रेंड्स हैं ये, हाँ, जस्ट अ क्लोज़ ठीक फ्रेंड, ठीक है। बाकी नथिंग एल्स, है ना? जब जी। वो लिव इन में फिर हाँ, उनको नहीं पता था, उनको ये पता था हाँ, क्लोज़ फ्रेंड्स हैं ये, जस्ट बात करते हैं और जैसे आजकल है कि फ्रेंड सर्कल है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी ये नहीं पता था लिव इन में है वो मेरे साथ। ठीक है, तो धीरे-धीरे जैसे बात बढ़ती गई, हम मैं सेपरेट करवा दी वहाँ से, तो सडनली बोलते हैं कि घर वाले प्रेशर कर रहे हैं शादी के लिए, शादी करनी पड़ेगी और ऐसा करते हैं, मैं शादी कर लेता हूँ, फिर मैं 3 टू 4 मंथ्स में डाइवोर्स कर लूँगा, क्योंकि मैं भी डाइवोर्स ही हो जाऊँगा और आप भी इतना इधर से फ्री हो जाओगी, तो फैमिली मतलब ईज़िली एक्सेप्ट कर पाएगी हम दोनों को। तो वहाँ पे थोड़ा-सा मेरा माइंड एकदम से ऐसा हुआ कि नहीं, क्यों ऐसे कैसे, वो जिसको आप शादी करके लाओगे उसको भी तो धोखा है ये। उसको आप कैसे लेके आ सकते हो घर में? सही है। आप पेरेंट्स से बात कीजिए ना, आप क्लियर बोलिए कि ऐसे-ऐसे बात है, क्या हो गया? आप बात तो रखिए। आप बात रखो, हो सकता है कुछ सॉल्यूशन होगा इस चीज़ का। आप किसी और को लाइफ़ में कैसे ला सकते हो मेरे होते हुए? मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? क्योंकि मैंने तो अपना घर ही ख़त्म कर लिया आपके पीछे। सही है। और आप अब किसी और लेडी को लाने की बोल रहे हो। तो वहाँ पे भी आपको ऐसे ही मैनिपुलेट किया जाता है कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने यहाँ तक भी निभाया ना आगे भी। तो वो वहाँ पे आप मेरा भरोसा देखिए कि वो चीज़ भी मैंने होने दी। साइकोलॉजिकली ट्रिक किया गया आपको। बिल्कुल, मैं मतलब वहाँ पे भी वो चीज़ भी मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, नहीं मेरे माइंड में कुछ नहीं कि नहीं ये कभी नहीं गलत कर सकते आप, ठीक है, ऐसे सही रहेगा शायद। इवन मुझे नेबर्स ने भी समझाया उस टाइम पे, जिनको जिनकी नॉलेज में थी, मेरे फ्रेंड सर्कल ने भी समझाया। एक्चुअली बात क्या है, मैं क्यों इनके ट्रस्ट क्यों बढ़ता गया, इन ये जब मेरे से शुरू में मेरी बातचीत हुई, दोस्ती हुई हमारी, तो इन्होंने बोला कि मेरी फैमिली है ना, मैं भी बहुत टूटा हुआ इंसान हूँ। मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी बचपन में, उसके बाद जो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत टॉर्चर किए, मुझे प्यार नहीं करती है। मेरी एक एक्स थी, उसने मुझे बड़ा टॉर्चर किया। मतलब एक जो मर्द को ना मैंने कभी रोते हुए नहीं देखा था। कहते हैं ना मर्द तब रोता है जब अति हो जाती है उसकी लाइफ में, और वो मुझे इतना रो रो के डेली दिखाते थे ना, सिंपैथी पाने के लिए या कुछ भी लगा लो आप उस चीज़ को, कि ये जल्दी इमोशनली ना मेरे साथ टच हो जाएगी, कि भाई ये इंसान भी टूटा हो, और वही चीज़ हुई मेरे साथ कि वो इतना रो रो के दिखाते थे मुझे कि मेरी फैमिली मेरे साथ ऐसा करती है, मेरी फैमिली वैसा करती है, वो छोटे वाले को ज़्यादा प्यार करती है, मेरी एक्स ने मेरे साथ ये किया वो किया, मैं बहुत बुरी हालत हो चुकी है मेरी, मुझे इन चीज़ों से निकलना है। तो वहाँ पे ना आपको भी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं, मतलब कि हाँ, ये चीज़ हो रही है इनके साथ। तो वहाँ पे आपका विश्वास और बढ़ जाता है कि यार ये भी तो इंसान टूटा हुआ है, जैसे मैं टूटी हुई हूँ। तो मेरा ट्रस्ट ना बहुत बढ़ता चला गया उनकी तरफ, वहाँ से बढ़ना शुरू हुआ था। तो वही शादी के टाइम पे भी यही हुआ कि हाँ, अगर ये बोल रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा। सबने समझाया कि ऐसा नहीं होता, देखना ये बदल जाएगा, अब बदल जाएगा और टाइम पास कर चुका है ये तेरे से। बट नहीं समझी, कहते हैं ना जब आप विनाश काले विपरीत बुद्धि होता है। जैसे एक होता है माइंड में कि नहीं, मुझे तो इसके आगे तो कुछ भी नहीं है। मेरे को फैमिली नहीं दिख रही अपनी उस टाइम पे। मेरे को अपने पापा, भाई मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा, उस बंदे के अलावा मुझे कोई दुनिया नहीं दिख रही है क्या चल रहा है। क्योंकि इतना ब्लाइंड ट्रस्ट हो चुका था कि नहीं ये जो करेंगे ना ये सही करेंगे सब कुछ। तो ये सब होता गया, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मैं इवन अपनी फ्रेंड्स से बोल रही हूँ, आप लोग बोल रहे थे देखना ये तेरे को चीट करेगा। मैंने कहा देखना कितना कुछ चल रहा है, अच्छे से चल रहा है मेरी तो लाइफ में। मैंने कहा आप लोग खुश नहीं हो मेरे को देख के। मैं उनको उल्टा ऐसे बोलती। बोली अच्छी बात है, अगर तू खुश है ना इसके साथ तो ठीक है। तुझे अच्छा लग रहा है ना तो बस ठीक है, हम खुश हैं तेरे लिए। तो वही चीज़ होती गई सडनली आपको मई में अभी मई 2024 में। रिसेंटली लास्ट हाँ ईयर जी, हाँ जी, बोला जाता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आपकी लाइफ़ में अब ख़त्म होने वाली है आपकी लाइफ़। एडमिट होते हैं 31st मई को, हॉस्पिटलाइज़ होते हैं कि स्टोन सर्जरी होनी है, स्टोन पेन है और मैं यहाँ एडमिट हूँ, क्योंकि क्लाइंट डीलिंग तो होती थी जी कि मेरे को पेमेंट लेनी है किसी क्लाइंट से केस के रिगार्डिंग कोई, आप ले आओ जाके, मैं तो अभी कितने दिन लग जाएँगे पता नहीं है। तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, आप जब ठीक होके आ जाओगे ना, तो आप ले आना।
तो बोले कि नहीं वो ऐसे ही बंदे हैं, भाग जाएँगे, ले आओ जाके। तो पहले 27 मई को बोला जाता है मुझे, फिर 28 मई को, दोनों दिन। अच्छा 27 मई को मैं सत्ता जाती हूँ लेने, हाँ जी। ओके। स्कूटी से जाती हूँ मैं दोपहर में द्वारका एक्सप्रेसवे पे। और तो हाईवे पे कोई भी नॉर्मल सी बात है कि ड्राइव आप धीरे तो करोगे नहीं, चाहे स्कूटी है चाहे आप कार चला रहे हो। तो मैं अपने फ्लो में जा रही थी। एक इको वाला आता है पीछे से, वो बहुत बुरी तरह हिट करता है। तो ये लगा लो वो इतनी बुरी तरह हिट करता है ना, हम कोई भी मतलब हम ट्रैफिक में होते हैं, हल्का सा हिट कर दे हम थोड़ा डगमगा जाते हैं ना, हमारे स्कूटी तो वैसे भी। सही है। वो इतनी दूर का हिट था कि मेरी स्कूटी फ्लाईओवर से नीचे जाती, जो प्लान बना हुआ था कि ये ख़त्म हो जाएगी उसी टाइम। बट क्या होता है ना, मैं कान्हा जी को मानती हूँ, मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ मैं बहुत, बाबा श्याम को भी मानती हूँ। वो शक्ति ना, एक होता है ना ट्रस्ट शुरू से बना हुआ, वो शक्ति हमेशा मेरे साथ होती है। मैं फील करती हूँ, पूरा टाइम फील करती हूँ मैं उनको। मेरी स्कूटी हिली नहीं है, कुछ नहीं हुआ। इवन कोई, एक होता है ना कि स्कूटी डैमेज होना, वो भी नहीं। स्कूटी वहीं सेम जगह पे रुक गई है कि जैसे किसी ने रोक दी है। मैं गिरी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने थोड़ा देखा उसको कि इसने जानबूझ के हिट किया, क्योंकि पीछे तो कोई गाड़ी नहीं है उसके अलावा। वहाँ पे तो बहुत स्पीड से गाड़ियाँ हाँ चलती जी, क्योंकि वहाँ कोई गाड़ी नहीं थी उसके अलावा। तो मैंने उसका पीछा किया, आधा किलोमीटर मैंने उसका पीछा किया। मैंने उसको बोला भी, बहुत कुछ बोला मैंने उसको, नंबर नोट किया मैंने माइंड में। मैंने स्कूटी साइड में लगा के, वो जो लॉयर थे उनको ही, क्योंकि नेचुरल सी बात है जब हम उनके साथ ही अपना रह रहे हैं, सब है, तो मैंने मैसेज कॉल किया कि ये नंबर है, एक बार ज़रा देखो आप, कंप्लेंट डालो कि इसने हिट क्यों किया मुझे। बोले नशेड़ी होगा कोई, कोई बात नहीं छोड़ो। वीडियो कॉल पे देखा जाता है मुझे कि ठीक हो क्या, कहीं लगी तो नहीं। तो आप सोच ही नहीं सकते दूर दूर तक कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। है। तो आपने वो भी यूँ सोचा होगा शायद जी, केयर के तो लिए पूछ। हाँ जी, तो वो चीज़ हुई तो मैं आगे नंबर सेंड कर दिया गाड़ी वाले का और मैं निकल गई। बोले कि वेट कर लो, अभी वो थोड़ी टाइम बाद कॉल आता है कि वो लोग नहीं आ रहे पेमेंट देने अभी, कल आएँगे, आप जाओ घर। तो मैं घर आ जाती हूँ। नेक्स्ट डे फिर ऐसा ही होता है, वो मुझे दोबारा भेजते हैं। किसी और रीज़न से। नहीं, ऐसे ही पेमेंट के लिए कि वो ओके। लोग वहाँ खड़े हैं, ज़रा जाके ले आओ। तो फिर मैं मना करती हूँ कि ऐसी क्या जल्दी है आपको, आप ले आना जाके, मैं नहीं जा रही हूँ, मैं बच्चों को देख रही हूँ, मुझे काम है, क्योंकि मेकअप्स वगैरह आते रहते थे सैलून पे भी, मेरे को जाना है, मुझे तो अपने काम से, मैं कहा लंच कराने आई हूँ, मैं बच्चों को जा रही हूँ। बोले नहीं नहीं, ये काम करना बहुत ज़रूरी है। तो चलो मैं चली जाती हूँ। फिर दोबारा वही इको वाला सेम कलर, फिर दोबारा बहुत बुरी, उससे भी बुरी हिट करता है। वही सेम चीज़ होती है कि स्कूटी सेम जगह पे रुक जाती है। कोई खरोच नहीं है मुझे, मैं गिरी नहीं हूँ, मेरी स्कूटी नहीं गिरी इवन। 2 बार आप बच गए। देखो ना कि परमात्मा है ना। 2 बार बच गए। हाँ, 2 बार बच गई मैं से, मतलब कुछ भी नहीं हुआ मुझे। तो मैंने उस दिन घर पे जब वो आए, तो मैंने बोला कि मेरी सुपारी दे दिया क्या किसी ने? मैं ये वर्ड्स बोल रही हूँ कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? दोनों दिन एक ही इको वाला कैसे मेरे को हिट कर रहा है? अच्छा सेम पर्सन। सेम पर्सन। अच्छा सेम गाड़ी। मेरा दिमाग देखो कि ये कहते हैं ना कि काम नहीं कर रहा, कि मैं खुद ही जाके कंप्लेंट कर दूँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? हुँ। मैं उसको बोल रही हूँ कि देखना ऐसे कैसे हो सकता है कि इंसान मेरे को दोनों दिन हिट कर रहा है, उसको कैसे पता मैं घर से निकली हूँ? हुँ। तो बोला कि ऐसे नहीं होता है, वो हो जाता है बाय चांस, गुड़गांव है ये, कि इतनी ट्रैफिक होती है। मैंने कहा वहाँ तो कोई ट्रैफिक नहीं थी। तो चलो वो बातचीत ना वहीं पे किसी भी वे से ख़त्म कर दी जाती है और बातों में लगा के। मैं अपनी फ्रेंड्स को भी बोल रही हूँ, जो क्लोज़ फ्रेंड है मेरी 2-4 यहाँ पे, उनको बताया मैंने कि दीदी ऐसा-ऐसा हुआ है मेरे साथ 2 दिन में, ऐसा लग रहा है कि इस बार वो बोलते हैं तू ना स्कूटी चलानी बंद कर दे थोड़ी दिन। मैंने कहा हाँ, आप सही कह रहे हो। मैंने फिर 5-6 दिन स्कूटी नहीं चलाई। वो हॉस्पिटल थे, मैं हॉस्पिटल भी ऑटो से जाती थी। अच्छा वो रियल में एडमिट थे। एडमिट थे वो। ओके। शायद ये दिखाने के लिए हो कि इस दौरान कल को कोई हाँ चीज़ जी, है तो मैं एडमिट हूँ। एडमिट हूँ, मैं तो करा ही नहीं सकता कुछ। मैं मेरा तो प्रूफ़ है जी, ये। ओके। हाँ, क्यों तो वकील है तो वकील के तरीके हाँ, से उस सोचा दिमाग जाएगा। तो पूरा लगाया गया था। हाँ। तो मैंने मतलब ये चीज़ होने के बाद फिर मैं हॉस्पिटल भी जाती। ऑटो से जाती, खाना-वाना खिलाती, केयर कर रही हूँ मैं वहाँ पे। मुझे कॉल की जाती है, मम्मी-पापा चले गए हैं, तुम आ जाओ अब खाना लेके।
जो भी उनको खाने का मन होता था वो बनाना करना, जो भी मैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही थी ना, कि भई मैंने अपनी लाइफ़ फ्यूचर प्लान कर लिया था पूरा उस इंसान के साथ। तो मैं चाहती हूँ 6 6 जून तक, 7 जून को फिर मैं हॉस्पिटल नहीं गई हूँ क्योंकि उस दिन उनका डिस्चार्ज होना था। बोले आज डिस्चार्ज हो जाएगा, आज मत आना, आज सुबह से आ जाएँगे मम्मी और इवनिंग में मैं चला ही जाऊँगा घर पे। मैंने 10 कहा दिन ठीक के है। लिए थे वो करीबन। हाँ, 7-8 दिन जो भी हुँ। थे। उसके बाद फिर मैं उसी दिन सेम डे अपनी फ्रेंड के घर जाती हूँ क्योंकि उस दौरान क्या है, छुट्टियाँ चल रही होती हैं बच्चों की, समर वेकेशन होती है। मैं पूरा मतलब उनके हॉस्पिटल टाइम पे उनको बोलती रही कि मेरी सिस्टर घर पे आई हुई है। फैमिली उस टाइम मेरी मम्मी-पापा और इंडिया में ही थे। तो मैंने कहा मुझे जाना है अपने पेरेंट्स के पास, बच्चों का मन है, छुट्टियों में ऑब्वियस सी बात है कोई भी लड़की चाहेगी अपने पेरेंट्स के पास जाना। मुझे बोला जाता है मैं ठीक हो जाऊँगा ना, मैं आ तो रहा हूँ अभी डिस्चार्ज होके, मैं छोड़ आऊँगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं आप रेस्ट करना अपने घर पे इतना और मैं चली जाती हूँ। मैं अपने आप से चली जाऊँगी। मुझे रोका जाता है कि नहीं, क्योंकि मेरे तो दिमाग में नहीं थी ना ये चीज़ें कि आगे क्या प्लान है, आगे बड़ा प्लान क्या चल रहा है माइंड में उनके। तो जिस दिन डिस्चार्ज होना था, मैं फ्रेंड के घर रही हूँ पूरा डे वहाँ पे, क्योंकि घर जाने की तैयारियाँ कर रही हूँ मैं, कि दीदी आए हैं, बच्चे हैं, उनकी शॉपिंग कर रही हूँ मैं, फुल डे। नाइट में मैं जैसे ही उनके घर से खाना खा के निकलती हूँ, जो फ्रेंड थी मेरी, मुझसे बार-बार मैसेजेस किए जाते हैं इवन, "निकली नहीं हो क्या? घर नहीं जाना क्या तुझे?" तो मैंने जैसे ही बोला ना कि हाँ, मैं जा रही हूँ, मैं पहुँचने वाली हूँ, कह रहे घर पहुँच के बताना। जैसे ही मैं घर पहुँचती हूँ, मैं 9 बजे अराउंड घर पहुँचती हूँ। जैसे ही मैंने स्कूटी खड़ी की, मैं अंदर गई तो बोले कि ना वो लोग ना अब जाओ पेमेंट लेके, वो वहाँ खड़े हैं। वहाँ मेरे नियर बाय पड़ता था ये जो डीपीएस स्कूल है ना द्वारका एक्सप्रेस वे पे, और हाँ, हाँ। पेट्रोल पंप, कि वहाँ जाओ और वहाँ पे वो लोग खड़े हैं और पेमेंट ले आओ। मैंने बोला मैं ये बच्चे को, बड़े वाले बेटे को ले जाती हूँ, मैं अकेली नहीं जाऊँगी इस टाइम। बोले हर जगह बच्चों को ले लेके घूमती हो, कोई मतलब बनता है, अकेली जाओ। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, चलो मैं चली जाती हूँ, पास में ही तो जाना है, 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है। मैं निकल जाती हूँ 9:15 बजे। मुझे वीडियो कॉल पे भी देखा जाता है। उस दौरान ना निकलने के टाइम थोड़ा-सा आगे पहुँचते ही फिर दोबारा वीडियो कॉल आती है कि कहाँ पहुँच गई हो? और मैं दिखा रही हूँ कि सामने पेट्रोल पंप है 100 मीटर की दूरी पे। बैक कैमरा किया, दिखाया कि सामने पेट्रोल पंप है, मैं पहुँच गई, आप बोल दो उनको। अच्छे से देख के फ़ोन कट। थोड़ा-सा आगे जाते ही 50-100 मीटर पे पेट्रोल पंप आया। मैं एकदम से ऐसा फ़ील होता है मुझे कि ना कुछ हीट निकल गई है मेरे अंदर से। मुझे कोई पेन नहीं हुआ, मुझे बस कि बहुत बुरी तरह से जैसे एक होता है ना कि हीट निकल जाना, वो हुआ, मुझे कुछ फ़ील हुआ कि कुछ हो गया मुझे। सामने 4-5 लड़के थे पेट्रोल पंप के पास। मैंने उनको देखा, मैंने बोला भैया बचा लो। ये लास्ट वर्ड थे मेरे कि भैया बचा लो। तो मुझे नहीं पता कि कैसे एक कहते हैं ना जो ज़्यादा ट्रस्ट होता है वो मार जाता है इंसान को। अंधा विश्वास नहीं करके चलना चाहिए, क्योंकि जब पति अपना नहीं हुआ तो दूसरा इंसान कैसे आपके बच्चों का फादर बन जाएगा आगे। सही। तो वो चीज़ ही मेरे साथ हुई कि भरोसा मुझे मार गया। उस टाइम पे मेरे को तो पता ही नहीं मुझे गोली मार दी गई है। आपको गोली मार दी गई? गोली मार दी गई थी मुझे, मेरी कमर पे, बैक पे मार के वो फ्रंट से निकल गई थी उसी टाइम एग्जिट। तो वो जो 3 लड़के थे वहाँ पे, मैं अभी तक उनसे मिली नहीं हूँ, कभी भी मैंने देखा नहीं है। मैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से ना शुक्रिया अदा करूँगी तहे दिल से, उन भाइयों को जिन्होंने मुझे उठाया, कंधे पे डाला। आपको पता है एक्सीडेंट केस में ही कोई किसी को उठाता नहीं है। पर सही कहते है। हैं ना जो वो मेरे साथ शक्ति थी, हो सकता है भगवान मेरे साथ श्याम थे बाबा आपके। जी ने उनको भेजा हो भगवान कि साथ नहीं थे। आपकी नीड है, अभी यहाँ पे खड़े रहो। सही। तो उन्होंने मुझे कंधे पे उठाया। आप ये देखो वो सारी चीज़ें ना बिल्कुल आस-पास मिल गई। 100 मीटर की दूरी पे बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, कि वो भाग रहे हैं मुझे लेके, कैब वाला रोक लेता है कि ये भाग रहे हैं, मुझे हेल्प करनी चाहिए। वो बेचारा डलवाता है कैब में कि हाँ, मैं लेके चलता हूँ। वो सब लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए और वो गोली मरवाने के बाद
जो लॉयर है, मेरे जिसके घर मैं गई थी मेरी फ्रेंड के घर, खुद ही कॉल कर रहा है 9:30 बजे, 9:27 पे मुझे गोली लगी है। 9:22 पे तो वीडियो कॉल कट की है, 9:27 या 9:25 अराउंड गोली लगी होगी। तो 9:30 बजे कॉल करके बोलता है कि दीदी देखना ज़रा, पल्लवी को ना गोली लग गई है। तो दीदी ने बोला, पागल हो गए हो क्या? अभी तो मेरे पास से गई है वो, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो बोले नहीं आप जाके देखो। मतलब यहाँ पे ये पॉइंट मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि वो चाहते थे कि ये फँस जाए, क्योंकि मैं पूरा दिन वहीं थी। लोगों ने उनको बहुत टॉर्चर भी किया, अब वो मेरी फ्रेंड को बहुत टॉर्चर किया गया। लॉयर भी हाफ क्रिमिनल ही होता है हाँ एक जी, तरीके से, वो बिल्कुल। माइंड इस तरीके से चलता है उनका। मेरी फ्रेंड को जिसको कॉल किया, तो ऑब्वियस सी बात है कितना अच्छा हमारा बॉन्ड था। वो मेरे को एक छोटी सिस्टर जैसे रखती है। प्यार इतना था, वो रुक नहीं पाई। उसने नहीं देखा कि क्या होगा क्या नहीं। विदिन 10 मिनट्स वो हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी। मैं तो डेड कंडीशन में थी, मुझे पता ही नहीं था मैं कौन सी दुनिया में हूँ। जब डेड कंडीशन में मैं पहुंची हूँ वहाँ पे, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने बताया ना, जब मैं होश में आई कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ था, आप ऐसी कंडीशन में आए थे। डॉक्टर्स ने बताया कि आप बिल्कुल डेड थे, खून ख़त्म हो चुका था बॉडी में, बिल्कुल जैसे टैप खुल जाते हैं ना, ऐसे रस ख़त्म हो चुका था। कि हमने सोचा एक चांस, लास्ट चांस, हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ऐसा होता है ना, कहते हैं हम अच्छे कर्म करते हैं अगर ऐसा से काम बचे हैं। आते हैं वो मैंने इस दौरान देखा है कि आप अगर अच्छे कर्म किए होते हैं ना, तो वो ज़रूर फल देते हैं। तो उन्होंने मेरी सर्जरी स्टार्ट कर दी, लाइफ सेविंग सर्जरी के अकॉर्डिंग ना। डॉक्टर्स को भी मैं थैंक्स बोलूँगी, बहुत अच्छी टीम थी। उन्होंने सर्जरी स्टार्ट की, पूरी नाइट मेरी सर्जरी चलती है, बट मैं वेंटिलेटर पे ही होती हूँ बहुत टाइम तक। मुझे एक्चुअली याद भी नहीं है मैं कितने दिनों बाद होश में आई हूँ। और उस टाइम पे भी मुझे तो पता ही नहीं था ना ये किसने किया है। होश में आने के बाद आप, और उस टाइम पे एक बात अच्छी थी कि मेरे पेरेंट्स यहाँ थे, वो आप आए यहाँ पे। आप ये इंडिया में ही सोचो थे। मेरे बच्चों का क्या होता उस टाइम पे। नहीं, जी, मैं वही विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस आदमी ने ये क्रिमिनल जी, जो इंसिडेंट है इसको प्लान किया, उसको ये पता है कि ये फैमिली से उधर से भी जी, ख़त्म हो चुकी है, जी, इसको भी मैं वो कर देता हूँ। जी। ये बच्चे तो बिल्कुल रोड पर आ जाते हैं, इनका तो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल सर, मेरे मतलब आप ये लगाइए, मेरी फीलिंग से नहीं खेला गया, मेरे बच्चों की फीलिंग्स के साथ भी खेला गया। क्या जो बच्चों की फीलिंग्स के साथ भी खेल गया, तो इन फ्यूचर क्या ये कर्मा वापस नहीं आएगा? नहीं, ये तो घूम के आता है। आता है ना। तो वो कहीं ना कहीं चाहे उसके बच्चे के थ्रू, कैसे ना कैसे मैं बोलना चाहूँगी ना, क्योंकि एक जब कहते हैं ना अंदर से इंसान ख़त्म हो जाता है, तो वो भगवान दिखाएंगे ज़रूर एक ना एक दिन। तो जब मैं होश में आती हूँ, अब आप ये सोचिए ना एक फादर पे क्या बीत रही होती है। एक डेड बॉडी ही थी ना, वो तो लाश ही पड़ी थी वेंटिलेटर पे। जो इंसान है जिसके पास अपने खुद के सांस नहीं है, जो बोल नहीं रहा, हिल नहीं रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही बॉडी, फादर ने कैसे झेला होगा, फैमिली ने कैसे देखा होगा मुझे। तो फादर जब ये चीज़ें, और ये तो मैं मतलब सीबीआई टीम को भी थैंक्स बोलना चाहूँगी कि नेक्स्ट डे ही वो लोग अरेस्ट हो जाते हैं। और कितने लोग, 6 लोग थे इसमें मर्डर प्लान में। सीबीआई या सीआईडी? सीआईए। सीबीआई ने, सीआईए होती एसआई होता है एक तो। है, सीआईए हाँ, क्राइम इन्वेस्टिगेशन हाँ जी, एजेंसी, हाँ सीआईए। जी। सीआई टीम क्राइम। सीबीआई वाली टीम अच्छा, ने सी, लिया था, ओके। हाँ जी। तो एसआई की टीम होती है, फिर वो हाँ, बाद में आगे हाँ। ट्रांसफ़र किया जाता है केस, जो भी है। तो उन्होंने नेक्स्ट डे ही उनको मॉर्निंग में, पहले तो वो किस कैसे पकड़े गए आप ये देखिए। जो मेरी फ्रेंड थी वहाँ, जिसको टॉर्चर किया जा रहा था कि तूने ही कराया है, जो वो चाहता था, जो उसके माइंड में था कि यही फँस जाएगी इसके पास से पूरा दिन, इसका नाम आ जाएगा इज़िली। बट कहते हैं ना कि सच्चाई कब तक छुपी रहेगी। तो जैसे ही वो जो पुलिस टीम थी, उन्होंने मेरी चैट ओपन की, क्योंकि इनको फ़ोन किए जा रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं बिल्कुल ऐसे गोली लगने के बाद नंबर बोल रही थी, वो मैं इसका ही बोल रही थी, जो लॉयर है। तो कॉल की जाती है, वो बंदा रिस्पॉन्स नहीं देता। उसको बोला जाता है कि यहाँ पे आके देखो। नहीं, नहीं मुझे तो ब्लीडिंग हो रही है, मुझे तो सर्जरी हुई है, मुझसे नहीं आया जाएगा। तो कहीं न कहीं वो डाउट तो आता है ना, उनका तो काम ही यही है। तो फिर वो उनको चैट पड़ी जाती है मेरी। उस चैट में वो नंबर होता है गाड़ी वाले का, जिसने एक्सीडेंट करने की कोशिश की जाती है। तो वहाँ से वो लोग सारे के सारे पकड़े जाते हैं, 6 के 6 लोग। उसके बाद जब मैं होश में आती हूँ,
तो कितना मुश्किल होता है, मतलब फैमिली कैसे सोच रही होगी, इसको कैसे बताएँगे जिसके लिए मरती थी, कि वो उसने उस इंसान ने ये ऐसा किया है। क्योंकि होश में ना आने तक भी जब थोड़ी-थोड़ी बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगी ना, जैसे डॉक्टर्स भी बोलते थे कि आपके बच्चे बुला रहे हैं, बोलो कुछ। तो पेरेंट्स भी, है ना, फैमिली मेंबर सारे। बट उस टाइम पे भी क्या होता था ना, मेरी जो कहते हैं ना एक माइंड, तो वो 2 वर्ड थे, नी, जो उसके अल्फ़ाबेट हैं 2, उसके नेम के, नी। हुँ, क्योंकि मेरे को थोड़ी ना पता है मेरे साथ क्या हुआ है, डेड हूँ मैं तो बिल्कुल। होश में आने के बाद भी सिर्फ़ एक क्वेश्चन कि वो कहाँ है? सबसे। तो एक फैमिली को मतलब कैसे बता सकती थी मेरे को कि जिसका नाम तो बोल रही है ना, ये सब उसने किया है। उसी ने ये काम करा। मतलब वो सारे लोग आईसीयू में थी, मैं अलाउ नहीं था एक तो सबको बार-बार आना। मेरे बच्चे तड़पते रहते थे शीशे के बाहर खड़े होके ना, मैं ऐसे घूम के देखती थी, जो बच्चे रो रहे होते थे कि क्योंकि बहुत बुरी कंडीशन थी उस टाइम पे। क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला था कि हम श्योर नहीं हैं कि आगे भी ठीक हो सकता है सब। क्योंकि पैनक्रियाज़ है जो, उसके बिल्कुल आधा इंच के गैप पे मेरे को गन शॉट हुआ था। तो सारे ऑर्गन्स इफ़ेक्ट हुए थे मेरे। तो उन्होंने, चलो ये सब चीज़ें बतानी तो पड़ती क्योंकि मैं डेली यही चीज़, फिर मुझे धीरे-धीरे करके हिंट दिए गए कि वो क्यों आएगा, ऐसे करके कुछ बोला जाता था। बट मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर्स को पता था अगर इस जैसे होता है ना कि सच्चाई सामने आएगी, बॉडी बहुत बुरी तरह रिएक्ट करेगी या इसको कुछ हो भी सकता है। तो मुझे जिस दिन बताया गया, मुझे बेहोश कर दिया गया कि अब हम इसको सँभाल नहीं पाएँगे शायद। उस टाइम बट ना मेरी बॉडी ना ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाती थी। क्योंकि 12 पाइप लगे रहना, 12 पाइप के साथ आपके यहाँ पे भी पाइप लगे हुए हैं, आपके नाक में, मुँह में, सब जगह, तो आप क्या कर सकते हो? चीख नहीं सकते, चिल्ला सकती नहीं थी मैं। तो बस एक जैसे लाश होती है ना, बस सुनती रहती थी सबकी बातें कि हाँ, पेरेंट्स की भी बातें उस टाइम सुनना पड़ता था कि किसके लिए मर रही थी? फिर आज वही दिन देखना पड़ा ना जिसके लिए हम समझा रहे थे, कि जब पति खुद का नहीं हुआ, तो कोई भी इंसान कैसे हो सकता है तेरा? बट वो भरोसे ने मुझे इतनी बुरी तरह मार दिया कि मैं समझ ही नहीं पाई लाइफ में कि क्या। आप ये बताइए, अगर हम किसी रिलेशनशिप में हैं, अगर हम उस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे, तो आप बैठ के बात करोगे ना उसके बारे में चर्चा करेंगे। कि हम आगे अब इसको यहीं ख़त्म करते हैं, हम नहीं कर पाएंगे आगे ना। तो उसमें क्या होता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, वो थोड़े टाइम हर्ट रहेगा ज़रूर, 6 महीने, साल भर। मैंने तो 10 साल झेला हुआ था जो टॉर्चर, उसके आगे तो ये कुछ भी ना होता शायद। मैं शायद सोचती ठीक है, अगर नहीं हो रहा, 6 महीने साल भर रोती ज़्यादा से ज़्यादा। बट उनको ये मतलब मैं ये पूछना चाहूँगी जनता से, किसने राइट दिया? हम किसी की जान ले लेंगे क्या? किस लिए? कि हमें मतलब क्योंकि हमारे पास प्रूफ़ लगा लो, एज़ ए प्रूफ़ हम आजकल मेमोरीज़ के लिए फ़ोटोग्राफ्स रखते हैं, वीडियोज़ रखते हैं। हम प्रूफ़ थोड़ी ना बना देते हैं उनको। बट वो तो एक लॉयर बंदा था, उसके माइंड में तो शायद यही चीज़ें चल रही थी ना कि इसके पास तो सारे प्रूफ़ हैं, कल ये तो कोई ना कोई केस करेगी मेरे ऊपर। तो इसका मतलब क्या आप ख़त्म कर दोगे उसको? उसको मार दोगे जान से? उसके बच्चों तक का नहीं सोचोगे कि उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे, उसके बिना कोई भी नहीं है उसका। क्योंकि फ़ादर अगर अच्छा होता, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। सही, जिस पिता ने मुड़ के नहीं देखा कि मेरी वाइफ़ कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, अगर वो ही कोशिश कर लेते, तो शायद मैं ये दिन देखती ही नहीं। सही। ये ट्रेजेडी के बाद देखो रीज़न क्या दिया गया कि मैं उसके खर्चों से तंग था और मैं उससे पीछा छुड़वाना चाहता था। आप ये बताइए, जो लेडी मंथली 1 से 1.5 लाख ज़्यादा भी कमा रही है अपना खुद का, आपको पता है प्रोफ़ेशनल मेकअप आर्टिस्ट कितना कमा रहे होते हैं। अच्छा खासा मैंने सेटअप करा हुआ बिज़नेस, मेरे पास आगे स्टाफ़ काम कर रहा है। क्या मैं किसी के पैसों पे मरूँगी? और जिसका हस्बैंड इतना अच्छा खासा कमा रहा है, 1.5-2 लाख रुपए सैलरी है जिसकी, जिसकी फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा है, तो वो किसी के पैसे पे मरेगी? मतलब उसकी तो कोई मतलब वो फीलिंग और इमोशन सिर्फ़ पैसे तक सीमित होती है किसी लेडी की?
जबकि मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगी कि उसकी औकात ही नहीं थी। जो मैं कर गई ना उसके लिए, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया। सर, डेढ़ डेढ़ लाख का फ़ोन गिफ्ट करना, 70-80,000 का गाड़ी में काम करवा देना खड़े-खड़े कि नहीं-नहीं ये भी लगवा लो, वो भी करवा लो। तो वो लड़की उसके पैसे पे मरेगी। क्रेडिट कार्ड यूज़ कर गया बंदा, खाली करके बिल्कुल, जब बैंक बैलेंस ज़ीरो, हर तरफ से ख़त्म। सेकंड ब्रांच ओपन की थी मैंने 2023 में, 8 लाख 9 लाख लगा के। उसके बाद प्लान किया जाता है कि हमने तो फ्यूचर प्लान करना है और ये चीज़ें अब हम ये बंद करो जल्दी से जल्दी, हमने गुड़गाँव में नहीं रहना। तो वो अंधविश्वास वहाँ फिर मार गया मुझे। सेल कर देती हूँ कि ये तो दोबारा से ओपन हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए। उसका पैसा भी जो आया, वो भी उसको ट्रांसफ़र कर दिया मैंने उसी टाइम पे। तो वो रीज़न तो देखो ना क्या दे रहा है, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। जिन लोगों ने मेरा स्ट्रगल देखा है गुड़गाँव में, जो मेरे नेबर्स थे, मेरा फ्रेंड सर्कल है, वो रिलेट कर पाएँगे इस बात को, अच्छे से रिलेट कर पाएँगे। जिन्होंने मेरा स्ट्रगल देखा है, मेरे हस्बैंड के साथ देखा है, मेरे को हमेशा काम करते हुए देखा है, वो लोग बता पाएँगे शायद कि हर लड़की पैसे की भूखी नहीं होती। जो लड़की अपने पैरों पे अच्छे से स्टैंड है या वो अपना अच्छा खासा कमा रही है, वो मतलब एक लॉयर है, कोई भी लॉयर है, उसके पास केस आएगा, छोटा केस भी आता है, बड़ा केस भी आता है, उसके पास तभी तो पैसे आएँगे ना जब फीस देंगे, है ना? मेरा इतने सालों का बिज़नेस सेटअप है, मेरे क्लाइंट्स बने हुए हैं, मेरे पास तो मंथली आना ही आना है। तो वो मतलब उसको बोलते हुए भी रीज़न तो देता ना, अच्छा रीज़न अपना सच्चाई बोलता कि मुझे तो रहना नहीं था इस रिलेशनशिप में, तो आप मौत के घाट उतार दोगे उस इंसान को। देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो ये चीज़ है, आप अकेले थे, आपकी फैमिली इधर थी नहीं और शायद उसके लिए जो उसकी जिस तरीके की सराउंडिंग थी उसके लिए जी, शायद सबसे ईज़ी काम यही था जी। और इसी तरीके जहाँ तक ये चीज़ है जब आपको ये करना पड़ा उस दौरान आपका डाइवोर्स हो चुका था? नहीं सर, मेरा एक्चुअली डाइवोर्स जैसे 7 जून को गोली लगी है, मेरा 10 या 11 जून में डाइवोर्स फाइनल होना था। उससे पहले जो डेट लगी थी, उस पे मेरे हस्बैंड नहीं आए थे कोर्ट। वो उस दिन रुक गया था, तो वो डाइवोर्स अभी तक भी पेंडिंग में चल रहा है। तो उसके बाद ट्रेजेडी के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए गए कि ये गलत होगी। आपको पता है ना हमारी जनता कैसी है, अच्छी है तो बहुत बुरे कमेंट्स भी आते हैं। जिन्होंने मेरी लाइफ मतलब जिनको पता ही नहीं है कि मैंने क्या-क्या झेला है, वो लोग बहुत ईज़िली बोल पाएँगे कि हाँ, यही गलत होगी, इसने हस्बैंड छोड़ दिया था ये वो। कोई भी पत्नी है ना, अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ती। कुछ ऐसी उसके आगे ना एक होती है ना कि बस अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है, बच्चों पे बात आ गई है, मेरे बच्चे बिगड़ जाएँगे, तब वो अलग होने का सोचती है। जिन लोगों को पता ही नहीं है, उनके लिए तो ईज़ी होगा ना ये सारे क्वेश्चन उठाना। जब क्या उनको भी इस बारे में मालूम चला, उनकी फैमिली को कि इस तरीके की चीज़ें हुई? जी, उनको पहले ही बताया था मैंने। मैंने कभी एक होता है ना चीटिंग वाला सीन तो रहा ही नहीं कभी। जैसे ही उनसे बात शुरू हुई मैंने कहा अब आपके साथ मैं नहीं रहना चाहती हूँ, मैं मूव ऑन करूँगी। आप जैसे आपको ठीक लगे, वो ऐसे कीजिए। तो ऐसा नहीं था कि मैंने छुपा के जैसे आजकल कि बाहर भी, घर पे भी, हस्बैंड के साथ भी रह रहे हैं, वो वाला सीन तो मैंने किया ही नहीं। तो यहाँ पे ना उस चीज़ का और फ़ायदा उठाया गया। क्योंकि जैसे ही मेरी फैमिली को पता चला, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी लड़की के फादर होंगे, वो गुस्सा करेंगे या बोलना बंद कर देंगे। तो इसको पता था कि फैमिली ने अब थोड़ा बहुत कम कर दिया इससे बातचीत करना, आना-जाना। ये समाज की बहुत बड़ी कुरीति भी है। जी, क्योंकि यहाँ पे ना 80 या 90% महिलाएँ तो इसीलिए दुखी हैं आज, क्योंकि उनको ना सुना नहीं जाता। उनको बस अ, अलग-अलग नामों से फिर बोला जाता है कि यही गलत है या ये कुछ भी। उनको पता ही नहीं होता कि वो अंदर ही अंदर कितना टूट चुकी थी। ये चीज़ करने पे मजबूर क्यों हुई वो? क्या उसको लाइफ़ जीने का हक नहीं था? उसका मन नहीं करता लाइफ़ कि वो भी अच्छे से जिए अपनी लाइफ़? हर एक आदमी, चाहे वो 10 जगह जा रहा है, उसको गलत नहीं बताया जाता। औरत अगर एक इंसान से भी बात करती है ना, उसको बहुत नाम दिए जाते हैं।
मैं तो बस यही कहूँगी कि ना भरोसा नहीं करना चाहिए कि कभी भी किसी इंसान पे। आप शायद चंडीगढ़ से थे और गुड़गांव मूव ऑन किए, आप बाहर से थे और शायद दुःख में थे, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया गया। हाँ जी, और बिल्कुल, क्योंकि उनको हर एक दिन का किस्सा पता था कि ये कहाँ से कितना टूटी हुई है। और उनको ये भी पता चल चुका था जब इनसे बातचीत शुरू हुई कि फैमिली से भी थोड़ा कट हो गया है। वो चीज़ें ना फिर पूरा फ़ायदा उठाया गया कि अब मेरा क्या बिगाड़ लेगी। इवन कई बार मुझे बोला जाता था, हमारी लड़ाई होती थी, नेचुरल सी बात है, अब लड़ाई होती है ना? कि गुड़गाँव कोर्ट में तो मेरा कोई केस लेने वाला नहीं है। अगर तुम करना भी चाहोगी ना कल, अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो। इनडायरेक्ट वे में मैं उस टाइम पे समझ नहीं पाई वो चीज़ों को एक्चुअली, और वो चीज़ हुई भी। ये ट्रेजेडी के बाद जब मुझे केस फाइल करना था ना, 2-3 एडवोकेट्स ऐसे थे, मैं नाम तो लेना चाहती थी बट चलो कोई बात नहीं। कहते हैं ना परमात्मा सब देख रहा है, वो इंसाफ करेगा एक ना एक दिन। आप रिश्वत कितने लोगों को खिला सकते हो? ऊपर वाला रिश्वत थोड़ी ना लेता है। कोई ना कोई इंसान तो भेजते हैं वो भी। तो मेरे साथ हुआ भी वैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि 3-4 लोगों ने बोला ऐसे-ऐसे करके, नहीं जूनियर है हमारा, ऐसे कैसे हो सकता है, हम नहीं ले पाएँगे, कल कोई और बात हो जाएगी। अब ये बताइए, इंसानियत ख़त्म हो चुकी है उन लोगों के अंदर। अगर उनकी बेटी के साथ ऐसा होता तो? उनकी फैमिली मेंबर के साथ ऐसा हो तो? जूनियर है तो इसका मतलब क्या कि आप केस नहीं लोगे अब? लॉयर है तो क्या मतलब इंसाफ, अगर उसने गलत किया है किसी के साथ तो इंसाफ नहीं मिलेगा। बट ऐसा नहीं हुआ। एक भैया मिले, बहुत अच्छे लॉयर हैं वो। उन्होंने मुझे बोला, बहन मैं हूँ, मैं तेरा केस लड़ूंगा बिना डरे, मैं खड़ा रहूंगा इस केस में। मतलब कहते हैं ना कि किसी ना किसी को किसी जरिए से भगवान भेजते हैं। तो वो चीज़ मेरे साथ हुई। और मैं मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है अब ना कि मैं क्या बोलूँ सबको, क्या मतलब एक होता है ना कि अपनी बहनों को बोलना कि भाई जब पति ही अपना नहीं था तो कोई पर्सन नहीं है कोई। वो सिर्फ आपको और ख़त्म करने आएँगे, आपका फ़ायदा उठाने आएँगे बस। यूज़ करने यूज़ एंड आएँगे। थ्रो। जब तक लग रहा है कि हाँ, आप एंटरटेन कर रहे हो ठीक है, उसके बाद आपको थ्रो कर दिया जाएगा कूड़ा समझ के। जान से ही मार दिया जाएगा। आजकल आप देख रहे हो कितने केसेस तो यही हो रहे हैं ना, लिविंग में रहने के साथ तो लड़की को मार ही दिया जाता है। बट आप मेरा लक देखिए कि 3 बार, श्याम बाबा को मानती हूँ मैं बहुत। उनको शायद 3 बाण के धारी बोलते हैं। 3 बार हुआ मेरे साथ, तीनों बार वो खड़े रहे मेरे साथ। आप मेरे को देख के सोच भी नहीं सकते कि मैं पूरा शरीर कटा हुआ है मेरा। मैं चाहूँगी कि आप जनता को ये मैं आपको वीडियोस भेजूँगी, आप दिखाइए कि मैं किस कंडीशन में, किस दर्द में हूँ मैं। बट मैं एक ऐसी लेडी हूँ कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। हालात लड़ना सिखा देते हैं, और एक माँ को तो ख़ासकर, क्योंकि जो माँ होती है ना, माँ में बाप बनने की भी शक्ति है, और बाप में बाप बने रहने की भी शक्ति नहीं है। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी क्योंकि जिस बाप ने इस ट्रेजेडी के बाद भी ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे, मेरी इतनी गलतियाँ माफ़ कर दी गई, उससे एक गलती हुई तो मुझे आज अपनी फैमिली देखनी चाहिए, नहीं देखी पर उनका वही गाली-गलौच, वही गंदा बोलना, क्योंकि फैमिली की तरफ से भी उनको कभी ये चीज़ सिखाई नहीं गई ना कि गलत है ये। तूने इतनी गलतियाँ की, तुझे माफ़ किया गया इतनी बार, तो वो भी अपनी हैं, उसको देखो जाके। बट उनको कोई मतलब ही नहीं है कि कहाँ बच्चे, कहाँ क्या है। बट मैं इस टूटे हुए उसमें भी ना, जिसकी बॉडी पूरी काट दी गई है, आप ये लगाओ ना कि गोली का नाम ही सुन के डर जाते हैं लोग। बट मैं वो झेल के भी, निकल के भी आज यहाँ पे बैठी हूँ, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ है मेरे बच्चे। मुझे पता है मेरे बच्चों का कोई नहीं है मेरे अलावा, मुझे देखने हैं वो ही सब चल रहा है बस मेरे माइंड में कि अभी अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं। जी, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों। दोस्तों, ये समाज की एक ऐसी सच्चाई है जिसको कोई भी आपके सामने नहीं लेकर के आना चाहेगा। ये एक ऐसी कहानी थी एक हमारी बहन की, जो आपको बिल्कुल अंदर तक झकझोर देगी। एक ऐसी सच्चाई, एक महिला, एक बहन बाहर से आती है, अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है, स्ट्रगल करती है, और उसके साथ कुछ व्यक्ति इस तरीके से फ़ायदा उठा करके उसको इस अवस्था तक पहुंचा देते हैं
कि अब उसको ना तो आगे का समझ में आ रहा है, ना पीछे का समझ में आ रहा है। फिर भी वो स्ट्रगल कर रही है। झकझोर देगी आपको ये कहानी, क्योंकि मैं कहानी सुन के मेरी खुद मेरे जो ये रोए हैं वो खुद खड़े हो गए हैं। इतना मैंने आज तक इतनी सिहरन भरी कहानी मैंने आज तक कभी सुनी नहीं है। बहन, कोई ऐसी बात जो आप लोगों को कहना चाहेंगी? समाज के बारे में कोई ऐसी बात हो, समाज जो हर चीज़ की ज़िम्मेवारी ले लेता है, उनको कुछ जागरूक करना चाहें, कुछ भी बात कहना चाहें, आप कह सकती हैं। जी, मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप कोई भी जैसे महिला अगर डाइवोर्स लेती है या अपनी मैरिड लाइफ में परेशान है, तो प्लीज़ उसको सुनिए आप। उसको जज मत करिए कि हाँ, ये तो अपने मज़े के लिए उससे अलग हो गई थी, आज ये सब झेल रही है ना। आपको नहीं पता उसने क्या-क्या फ़ेस किया है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप उसको एक बार सुनिए। अगर आप नहीं भी सुन पा रहे हो उसको, तो आप वो चीज़ें उसको उसके आगे मत रखिए जो जिससे वो और टूट जाए। और मैं यही बोलना चाहूँगी अपनी बहनों से या भाइयों से, ज़रूरी नहीं है कि हर एक औरत के साथ ही गलत हो रहा है, बहुत सारे भाइयों के साथ भी गलत हो रहा है। कि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, अगर आप नहीं निभा पा रहे हो, तो आप आराम से बैठ के बात कीजिए, हर बात का सॉल्यूशन होता है। कृपया किसी भी बहन को मौत के घाट उतारने का मत सोचिए, क्योंकि उसकी भी फैमिली है, उसके भी बच्चे हैं। तो उसका फ़ायदा मत उठाएँ, उसकी फीलिंग्स का, इमोशंस का। रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि आपके घर में भी बहू-बेटियाँ हैं, अपनी माँ है। क्या कर्मा उनके पास वापस नहीं आएगा? किसी भी उससे आएगा ना, क्योंकि कर्मा तो किसी को भी नहीं छोड़ता। और मुझे मेरे श्याम बाबा पे पूरा भरोसा है, जो मेरे साथ गलत हुआ है। मैं जल्दी से मुझे शायद इसीलिए ज़िंदा रखा है कि देख बेटा, तू देखेगी, उसके हालात कैसे हो जाएँगे। क्योंकि बट यहाँ पे मैं सिर्फ़ यही बोलना चाहूँगी कि अंधा विश्वास करके नहीं चलना है हमें किसी पे भी। क्योंकि दुनिया हमेशा अगर अपना ही अपना नहीं हुआ तो बाहर वाले क्यों होंगे? तो यहाँ पे अंधा विश्वास ना करें किसी पे भी, क्योंकि इस अंधे विश्वास की वजह से ही मैं यहाँ इस कंडीशन में पहुँचा दिया गया कि मैं अगर उस इंसिडेंट को भूलना भी चाहूँ ना, तो मेरी बॉडी भूलने नहीं देगी। क्योंकि एक घाव नहीं है बॉडी पे, यहाँ से मैं आपको बहुत अच्छी दिख रही हूँ। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि मैं शो भी नहीं करती कि इतने दर्द में हूँ मैं। मैं नहीं चाहती किसी भी मेरी बहन के साथ, क्योंकि आजकल ये केसेस बहुत हो रहे हैं, लिव इन में रहने वाली बहनों को कोई काट देता है, कोई टुकड़े कर देता है, कोई कुछ कर रहा है। तो प्लीज़ ये सब बंद करें, क्योंकि जैसे मुझे मौका दिया है मेरे श्याम बाबा ने, नहीं पता मुझे कैसे किसको मिले, तो जल्दी से विश्वास ना करें किसी पे भी। आप यहाँ पर आए, सबसे पहले इस बात के लिए थैंक आपको यू सर। धन्यवाद देना चाहूँगा। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी कुछ प्रेरणादायक लगी हो और कुछ ऐसी बात हो जो आप, जो हमारी बहन है, इनको कुछ बताना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में कुछ लिखना चाहते हो, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये सीखने की है कि ब्लाइंड फेथ ना करें, जैसे कि बहन ने बताया। तो यही मैं आपको बोलना चाहूँगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जो भी आपके विचार हैं, उनको व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।